एक रुला देने वाली कहानी। अनिकेत बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति में कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसके माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वो अपना काम सब खुद कर लेती हैं, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती हैं। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। अनिकेत के बेटे देवांश ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। अनिकेत की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। देवांश ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ देवांश, क्यों चिल्ला रहे हो? अनिकेत की पत्नी नेहा ने किचन से आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। देवांश ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? नेहा ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सुरीली जी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। अनिकेत बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को अनिकेत की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देशी धुंधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सांस है। मैंने कह दिया कि दूर के रिश्तेदार है, इलाज कराने आई हैं। अनिकेत को रोना आ गया, किंतु फिर वो चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को सुरीली जी अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। अनिकेत बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, अनिकेत, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अनिकेत ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। नेहा को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सुरीली जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। अनिकेत जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर बेबस हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब अनिकेत बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस वाले बहुत उत्साहित था। अमेरिका से अनित के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर अनिल ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों अनिकेत, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर अनिल ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, नेहा ने सपट लहज में उत्तर दिया। डॉक्टर अनिल ने अनिकेत की और देखा तो अनिकेत ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर अनिल सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सुरीली जी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय से पड़ी हैं। डॉक्टर अनिल दौड़कर सुरीली जी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सुरीली जी की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा अनिकेत, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर अनिल ने अनिकेत को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, अनिकेत का कोई दोष नहीं है।
मैं खुद गांव आई थी। सुरली जी ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, अब चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा दिखना पड़ता है ना? डॉक्टर अनिल ने नेहा की ओर व्यंग्य से देखा। नेहा निरुत्तर होकर अनिकेत को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्ष की देन है। और बेटा अनिकेत, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस करूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। नेहा बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर अनिल की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेगी। डॉक्टर अनिल ने सूरज जी से कहा। अनिकेत को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर अनिल जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो अनिकेत को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। वो दौड़ता गया और माँ सूरज जी के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेगी और कोई नहीं। अनिकेत ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। नेहा को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सूरज जी से आंख मिलाए। सूरज जी ने नेहा की मनस्थिति को समझकर उसको कुछ कराते हुए अपने पास बुलाया और अनिकेत को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। नेहा और बच्चों ने सूरज जी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।